Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the today's news headlines. So first is again a oft repeated topic, which is regarding the Israel-Hamas war. So the war is still continuing, and let's look at what is the new update in this particular war. So in yesterday's class also we had discussed this only, that Israel was planning to attack Rafah. So let me draw a map of Israel. If this is the map of Israel, here is your West Bank and here is your Gaza Strip. I hope it is visible to you all. यहाँ पे Gaza Strip है and Rafah is the southernmost city. It is the southernmost city in the strip of Gaza and it is the last holdout. लास्ट जगह है जहां पे सारे पैलेस्टीनियंस इकट्ठे हो चुके हैं. एज पर वन एस्टिमेट देयर आर अराउंड 1.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, यानी करीब 13 लाख पीपल आर देयर. एंड यस्टरडे इजराइल एक्चुअली put up a notice that their 1 lakh Palestinians should move out from this area because now Israel is going to attack it. As soon as Israel announced that now it is going to attack it, the Hamas, which is the militant organization currently active in Gaza Strip, agreed to a ceasefire. It agreed to a ceasefire, and that ceasefire was finalized by Qatar and Egypt. So in the next slide, we are going to look at what this ceasefire is. Ceasefire, I hope you understand, it is the extinguishment of hostilities. बेसिकली अब कोई आगे फाइट्स नहीं होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ सीज फायर. सो हमास ने इसके लिए एग्री कर लिया था. सो दिस इज द करंट अपडेट. सो फाइनली जो कल राफा पे अटैक नहीं किया था, इजराइल ने फाइनली उस पे अटैक कर दिया है. एंड राफा सदर्न मोस्ट सिटी है एंड यहां पे एक राफा बॉर्डर का नाम पढ़ेंगे आप. सो व्हाट इज राफा बॉर्डर? सो राफा बॉर्डर इज अ बॉर्डर बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट. गाजा एंड इजिप्ट. और इसके अलावा जो सेकंड एक और ऐसा बॉर्डर है, दैट इज नोन एज केरिम शलोम, विच इज अनदर बॉर्डर एंट्री इनटू गाजा. सो केरिम शलोम सेकंड नंबर का हो गया. One is your Rafah border, which is a border between Gaza Strip and Egypt, and Karim Shalom is a border between Gaza and Israel. सो ऐसा नहीं है कि गाजा में आप कहीं से भी ऐसे एग्जिट कर सको, बिकॉज हर जगह पूरे इस गाजा स्ट्रिप के चारों तरफ इजराइल ने फेंसिंग करी हुई है. सो वायर्ड फेंसिंग है वहां पे. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप गाजा से इजराइल के अंदर एंटर कर पाओ. सो आपको इन सब में आना पड़े. अब फाइनली अपन आते हैं कि जो कतर और इजिप्ट ने मिलकर जो एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करा था, डिसाइड किया था कि क्या होना चाहिए, उसके प्रोविजंस क्या है. सो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज, जो कतर इजिप्ट का सीज फायर एग्रीमेंट है, कतर इजिप्ट सीज फायर एग्रीमेंट, वो इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है. इजराइल हैज रिजेक्टेड इट. और इसका थोड़ा सा बेसिक जो आपसे पूछा जा सकता है वो कर लेते हैं. सो पहला पॉइंट तो ये होगा कि कितने फेजेस का है. सो इट इज ऑफ 3 फेजेस. और अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो क्या है, फर्स्ट फेज के अंदर दे डिसाइडेड कि जो हमास जो है, फर्स्ट फेज विच वुड बी ऑफ 42 डेज का ये फेज रहेगा. इसमें हमास 33 हॉस्टेजेस. सो आई होप यू नो कि अराउंड हमास के पास अभी भी 150 से 160 हॉस्टेजेस हैं, किडनैप करके लोग उनके पास हैं इजराइलीज. सो 33 हॉस्टेजेस को लीव करवा देगा या उनको रिटर्न करा देगा. एंड एट द सेम टाइम इजराइल को रिलीज करने पड़ेंगे 30 women and children in their custody for every hostage. Not just 30, but हर एक हॉस्टेज के लिए 30 women and children are to be released. So ये फेज 1 के अंदर होगा. इसके बाद क्या होगा इस फेज के अंदर कि जो रिलीफ मटेरियल है उसको एंट्री अलाउ कर दी जाएगी इन द गाजा. इसके बाद क्या करेंगे, देयर शुड बी पार्शियल withdrawal of Israeli forces. नेक्स्ट इसके बाद जो सेकेंड फेज होगा, सेकेंड फेज और फेज 2, अगेन दिस वुड बी ऑफ 42 days.
42 days। एंड अगेन इसके अंदर भी क्या जाएगा कि यहां पे कंप्लीट विड्रॉल हो जाना चाहिए, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस। और हमास अब यहां पे जो इजरायली सोल्जर्स और पैराट्रूपर्स इजरायली सोल्जर्स हैं इनको रिलीज करेगा। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमास जो हॉस्टेजेस सिविलियंस है उनको रिलीज करेगा, सेकेंड स्टेज के अंदर जो सोल्जर्स है उनको रिलीज करेगा, एंड फाइनली फेज 3 के अंदर, फेज 3 जो होगा इसके लिए कोई व्हाट इज डेज नहीं गिवन है, बट इसके अंदर क्या करा जाएगा कि जो डेड बॉडीज भी हैं उनका भी एक्सचेंज हो जाएगा। सो हॉस्टेजेस, जो हॉस्टेजेस मर चुके हैं हमास के पास में या इजराइल के पास में, जो लोग मर चुके हैं उनका भी कंप्लीट बॉडी एक्सचेंजेस। मोर ओवर जो गाजा का ब्लॉकेड करा हुआ है वो भी एंड हो जाएगा। गाजा का ब्लॉकेड एंड हो जाएगा एंड देयर वुड बी बिगिनिंग ऑफ गाजा रिकंस्ट्रक्शन विथ हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज। सो ये एक 3 फेज की डील थी जो इजराइल, जो कतर और इजिप्ट ने फाइनलाइज करी थी एंड इजराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 3 फेजेस की डील थी। फर्स्ट फेज के अंदर हॉस्टेज का एक्सचेंज होगा, ओनली सिविलियंस का एक्सचेंज होगा और रिलीफ मटेरियल को एंट्री मिलेगी। फेज 2 के अंदर में सारा विड्रॉल हो जाएगा, इजरायली फोर्सेस टोटली गाजा को छोड़ देंगी, इसके अलावा हमास और इजरायली सोल्जर्स को एक्सचेंज कर लेंगे। एंड थर्ड फेज के अंदर बॉडी एक्सचेंज, जो डेड बॉडीज है उनको भी एक्सचेंज कर लिया जाएगा और गाजा को जो ब्लॉकेड है उसको एंड कर दिया जाएगा एंड गाजा का रिकंस्ट्रक्शन बिगिन होगा। सो दिस इज द 3 फेजेस ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट एग्रीड बाय कतर एंड इजिप्ट। अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट वन। सो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आपकी केरला से। सो केरला के अंदर वेस्ट नाइल वायरस या वेस्ट नाइल फीवर है, वापस से उसके केसेस आए। सो इट इज नॉट दैट कि इट इज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अगेन आपका इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि किस स्टेट के अंदर कहां कहां पे क्या हुआ है। एट मोस्ट यू शुड नो कि किस स्टेट के अंदर में वेस्ट नाइल फीवर के केसेस आए, एंड उसके बाद हमेशा आपको कोई भी ऐसी डिजीज हो तो उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज कि वेस्ट नाइल फीवर जो होता है ये होता किससे? सो आंसर वुड बी इट इज अ वायरल इंफेक्शन, यानी ये वायरस से होता है एंड द वायरस इज नोन एज वेस्ट नाइल वायरस। और वेस्ट नाइल क्यों माना? आई होप यू नो वेस्ट नाइल इज अ रिवर एंड इट्स अ रिवर इन युगांडा। सो बिकॉज ये फर्स्ट टाइम यहां पे फाइंड आउट हुआ था, वेस्ट नाइल फीवर फर्स्ट टाइम 1937 में जो वायरस है वो यहां पे आइडेंटिफाई हुआ था, दैट्स व्हाई द नेम वेस्ट नाइल वायरस or fever. It's a viral infection and how it is caused? It is spread by Culex species of mosquito. अगर आपने कल के YouTube के ऊपर 20 GK क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें I ask you कि डेंगू या डेंगी, इसको कई लोग डेंगी भी प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी ओनली। सो डेंगू या डेंगी होता है, ये कौन से मॉस्किटो ब्रीड से होता है? सो इफ यू रिमेंबर द नेम प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि जो डेंगू का फीवर होता है ये किस पर्टिकुलर मॉस्किटो की बाइट से होता है, प्लीज मेंशन इन द हैंड आउट इन द कमेंट बॉक्स। सो क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो से होता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या इसका कोई वैक्सीनेशन है? Is there a vaccination for this? And the answer is there is no vaccination. So right now there is no vaccination. So अगर किसी की ये डिजीज हो गई तो ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? So treatment is again symptomatic. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? बेसिकली वेस्ट नाइल फीवर के लिए कोई अलग से कोई दवाई नहीं है। अगर जो आपको सिम्टम्स, अगर आपको फीवर है तो फीवर को लो डाउन करने के लिए, अगर आपको डायरिया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए होंगी वो मेडिसिन उस हिसाब से देंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में फैलता है? सो आंसर वुड बी नो। सो देयर वुड बी नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। Which means this is non-contagious. It's a non-contagious disease. It's a non-contagious disease. अब
ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हो गए आपके जो आपको वेस्ट नाइल फीवर के बारे में जानने चाहिए थे. फॉर एग्जांपल, वेदर इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया और अ वायरस, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. हाउ इट इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ अ क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो. यू शुड नो द ब्रीड आल्सो. थर्ड इज वेदर देयर इज अ वैक्सीनेशन. द आंसर वुड बी नो, देयर इज नो वैक्सीनेशन. थर्ड इज ट्रीटमेंट कैसा है इसका, सिम्प्टोमैटिक है, यानी देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर आल्सो. इसके अलावा देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी सिर्फ ये मॉस्किटो बाइट से होती है. यानी प्रोबेबली इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है आपको. मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है. एंड एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या आपको इससे डरना चाहिए, सो आंसर वुड बी इतने डरने की बात नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है. केरला के अंदर इस टाइप के केसेस होते रहते हैं. एंड कई बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि केरला के अंदर ही इस टाइप के डिजीजेस क्यों आते हैं. सो उसका रीजन ये है कि केरला का आउटसाइड, केरला का में जो मूवमेंट है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वो बहुत हाई है. सो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, यानी एक्सपेट्रिएट कौन होते हैं, पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन बट आर वर्किंग इन सम अदर कंट्री. तो केरला के अंदर एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन बहुत ही हाई है. तो जब भी वो किसी और कंट्री से इंडिया में आते हैं, केरला में आते हैं, तो बहुत बार वो डिजीज को भी कैरी कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर आर मेनी केसेस इन केरला. एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस कि दिस डिजीज या दिस फीवर वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड इन द कंट्री ऑफ युगांडा. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर. सो अब टाइम है एडिटोरियल का. सो अगेन इट्स अ रियली गुड एडिटोरियल एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फॉर योर लीगल सेक्शन ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट यूथेनेशिया. यूथेनेशिया विच इज ऑल्सो नोन एज असिस्टेड सुसाइड. सो इसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल में तो ये दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव. बट इन इंडिया इट इज अलाउड व्हेन देयर इज समवन इन अ टर्मिनली इल, समवन हु इज टर्मिनली इल, यानी देयर इज नो ऑप्शन या देयर इज नो ऑप्शन या नो चांस ऑफ हिम रिकवरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, कि फाइनली इस इलनेस से उसकी डेथ हो ही जाएगी. So as of now we should understand कि इंडिया के अंदर यूथेनेशिया का क्या है. So before I finish this topic, I am going to tell you the answer in the end. But one question which I want to ask you is, which was the first country? Mention in the comment box. Mention in the comment box which was the first country to legalize euthanasia. If you know the answer, mention it in the comment box. Which was the first country to legalize euthanasia? सो टर्मिनली इल पेशेंट्स को अगर किसी को सुसाइड चाहिए बिकॉज ही इज नॉट एबल टू लिव, उसको बहुत ज्यादा पेन में है वो, तो उस सिचुएशन में यूथेनेशिया अलाउड होता है. यानी कि आप उसको हेल्प कर सकते हो टू हैव अ पीसफुल डेथ. और इंडिया के अंदर क्या है, अभी भी डेथ को अपन इतनी इजीली नहीं करते हैं. अभी तक आपकी ये बेडरूम, नॉट बेडरूम बट योर बोर्ड रूम कन्वर्सेशन नहीं हुई है आपकी ये तो. बट स्टिल अब टाइम आ चुका है कि इस बारे में भी अपने को बात करनी चाहिए. तो यूथेनेशिया के अंदर सबसे पहले कौन सा केस आया था? सो एक जो इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर यूथेनेशिया को लीगलिटी मिली was Aruna Shanbhog case of 2011. Aruna Shanbhog case है. So she was a nurse in a Mumbai hospital and she was actually raped by one of the person there working there only, and she was in a permanent vegetative state in the hospital for many years. So finally one of the reporter went there and she said कि this person should deserve a good death. एंड फाइनली द क्वेश्चन केम अप कि क्या इस टाइप की सिचुएशन के अंदर क्या हम किसी पर्सन को सुसाइड अलाउ कर सकते हैं. बिकॉज इससे पहले सिचुएशन ये थी कि जो सुसाइड होता था इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, एंड उस सिचुएशन के अंदर आपको इस टाइप से भी यूथेनेशिया भी अलाउ नहीं होता था. सो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो डिफरेंशिएट किया बिटवीन टू टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया. एक होता है एक्टिव एंड एक होता है पैसिव. एक्टिव यूथेनेशिया इज दैट काइंड ऑफ यूथेनेशिया या असिस्टेड सुसाइड जहां पे आप किसी को जहर देके या पॉइजन देके या आप कोई एक्टिव एक्ट करके आप एक्टिवली कोई एक्ट कर रहे हो जिससे उसकी डेथ कॉज हो रही है, दैट वुड बी एक्टिव यूथेनेशिया. सो इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं है. बट व्हाट इज पैसिव यूथेनेशिया? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन टर्मिनली इल है और वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, someone is on a life support system. What would be a life support system? So basically अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पे, एंड अगर आप वेंटिलेटर रिमूव कर दोगे तो जो उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट मिला हुआ है अगर आप वो रिमूव कर दोगे तो उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी. सो इस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया के अंदर में अगर कोई पर्सन लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर है एंड स्पेसिफिकली ही इज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या हो गया बेसिकली कि कोई परमानेंटली एक वेजिटेबल की तरह ही है,
ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हिज डे टू डे लिविंग। अगर कोई पर्सन इस टाइप की सिचुएशन में है एंड उसको जो उसका क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड नहीं सॉरी, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब होता है वो पर्सन जो उसकी टेक केयर कर रहा हो। तो अगर वो पर्सन एग्री कर जाए कि यस इस पर्सन को पैसिव यूथेनेशिया अलाउ होना चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड से मतलब आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब रिलेटिव या स्पाउस या कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अगर वो अलाउ कर दें और एक मेडिकल बोर्ड वो अप्रूव कर दे, मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर दे, तो पैसिव यूथेनेशिया ऐसे पर्सन को अलाउ हो जाएगा, पैसिव यूथेनेशिया ऐसे पर्सन को अलाउ हो जाएगा। सो वापस से रिपीट करते हैं, अरुणा शानबॉग में क्या करा गया, पहले तो एक्टिव और पैसिव को डिफरेंशिएट किया। एक्टिव के अंदर आप पॉइजन या ऐसा कोई एक्टिव एक्ट कर रहे हो जिससे उसकी डेथ हो रही है, बट पैसिव यूथेनेशिया के अंदर आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, बट आप उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम रिमूव कर रहे हो। यानी अगर वो पर्सन नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहता तो उसकी डेथ हो जाती ऑटोमेटिकली। सो अगर कोई पर्सन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में तो आप सिस्टम को रिमूव कर रहे हो, एंड ही शुड बी ना परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ही इज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल ओनली। और अगर उसके नेक्स्ट फ्रेंड जो लोग उसकी टेक केयर कर रहे हैं वो एग्री करें और मेडिकल बोर्ड उस चीज को अप्रूव कर दे, तो उस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया अलाउ हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वाज हेल्ड इन द अरुणा शानबॉग केस। अब यहां पे अरुणा शानबॉग ने फर्स्ट टाइम एक टाइप की लीगलिटी प्रोवाइड करी पैसिव यूथेनेशिया को। बट इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से अभी मैं हेल्दी हूं, बट अगर कल मैं अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कल और या परसों मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाऊं, या मैं कॉमा में चला जाऊं जिसमें डॉक्टर से साफ कह दें कि अब ये कॉमा से बाहर नहीं आ सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या मैं यूथेनेशिया अपने ऊपर चाहूंगा या नहीं चाहूंगा, इसके लिए क्या प्रोविजन है। तो इसके लिए 2018 में केस आया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया नोन एज द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल। सो लिविंग विल क्या होता है, बेसिकली व्हेन आई एम इन माय हेल्दी स्टेट, व्हेन आई एम इन अ कॉन्शियस स्टेट, उस टाइम में मैं अपनी विल बना सकता हूं, मेरी वसीयत बना सकता हूं, एंड उसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, इंस्ट्रक्शंस फॉर माय ट्रीटमेंट इन केस ऑफ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, या मैं जब टर्मिनली इल हूं और मेरे से कहीं पर भी परमिशन नहीं ली जा सकती है, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं इंस्ट्रक्शन पहले से बता सकता हूं कि कल अगर मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आया तो मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए। सो इफ आई वांट कि मेरे साथ मेरा ट्रीटमेंट चलते रहना चाहिए, मेरे फैमिली को बैंकरप्ट हो जाए फिर भी करते रहना चाहिए, तो मैं वो भी लिख सकता हूं। और मैं चाहूं कि मेरे फैमिली परेशान ना हो, जबरदस्ती कोई परेशानी ना हो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप 5-6 डेज के लिए ट्राई करिएगा, उसके बाद अगर मैं स्टिल पीवीएस स्टेट में आता हूं और डॉक्टर्स कहते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, देन इन केस प्लीज अलाउ मी टू हैव पैसिव यूथेनेशिया, तो मुझे असिस्टेड सुसाइड हो जानी चाहिए। एंड ये आर्टिकल बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहा है कि इट इज हाई टाइम कि इंडिया के अंदर भी पैसिव यूथेनेशिया को लेकर या असिस्टेड किलिंग को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हो जानी चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। So plastic solution. So here it is talking about a particular treaty being in consideration right now. The treaty is known as Global Plastic Treaty. अभी इस पे नेगोशिएशन चल रहे हैं एंड अभी तक इसमें कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। एंड इसका गोल क्या है? Its goal is to eliminate plastic, eliminate all plastic use. हर टाइप के प्लास्टिक यूसेज को खत्म करना है, दैट इज द गोल। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम, जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती है, दीज आर बिग प्रोड्यूसर हाउस। सो इंडिया हो गया, चाइना हो गया एंड यूएस हो गया, एंड इसके अलावा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, बिकॉज प्लास्टिक के भी एक बाय प्रोडक्ट ही है ऑयल इंडस्ट्री का, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज। तो ये सारी कंट्रीज हैं, ये डू नॉट वांट कि हम एक फिक्स डेडलाइंस पे या फिक्स लिमिट्स पे या टाइम लाइन पे वर्क करें। वी शुड नॉट फिक्स अ पर्टिकुलर डेडलाइन कि फॉर एग्जांपल कि 2030 तक फुल एलिमिनेशन करना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एज पर कंट्रीज। इसके बाद सेकेंड इश्यू इसके अंदर क्या आ रहा है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस ट्रीटी को हम फाइनलाइज कैसे करेंगे, क्या हमें वोटिंग पे जाना चाहिए या फिर हमें कंसेंसस पे जाना चाहिए।
क्या हम वोट करके फाइनलाइज करें इस ट्रीटी को या इस पे कंसेंसस बिल्ड करें? वोट करने का मतलब यह है कि अगर मेजॉरिटी हुई 50% प्लस होते ही वो ट्रीटी एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगी, वो इंप्लीमेंटेबल हो जाएगी, वो बाइंडिंग हो जाएगी। कंसेंसस का मतलब है कि अगर इसके अंदर 175 कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हैं तो ऑल 175 शुड एग्री। ऑल सबके सब जब एग्रीमेंट पे आ जाएंगे तभी होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ वीटो पावर फॉर एवरी कंट्री। सो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि वीटो पावर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को मिली हुई है। विच आर दोस 5 रिप्रेजेंटेटिव्स? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो देम कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जिनके पास वीटो पावर। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो अभी तक इस पे ये एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि इस ट्रीटी को हम वोट से फाइनलाइज करें या कंसेंसस से। तो ये तो है ट्रीटी के बाद। अब एक बार का अपन बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, इंडिया का प्लास्टिक बैन को लेके क्या है। सो इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर और इंडिया ने अपने साइड से एक्शन लेना 2014 2017 इससे ही स्टार्ट कर दिया था। एंड फाइनली इंडिया ने 2021 के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 इंडिया ने 2021 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई करा। एंड इसके अंदर इसने डिसाइड करा कि फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ 2022, सो रिमेंबर दिस डेट, 1 जुलाई 2022 से 19 टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स वुड बी बैंड। जैसे अब आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि जो अपन डिस्पोजेबल जिनको बोलते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स, यू वोंट बी फाइंडिंग इट, आपको ये मिलने बंद हो जाएंगे। जो स्पून्स होती थी वो प्लास्टिक्स की, अगर आपको अब भी मिल रही हैं तो इधर यू कैन कंप्लेन अबाउट इट और यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट दैट दे आर ऑफ वेरी ओल्ड एज, या पुराने से पहले से प्रोडक्शन की थी बिकॉज ऑफ दिस। सो 19 टाइप्स कैसे प्लास्टिक के जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं जिनको आप एक बार यूज करके थ्रो करना पड़ेगा आपको, उन सबको बैन कर दिया था इंडिया ने इन द ईयर 2022। इसके अलावा इंडिया ने एक और चीज के अंदर करी कि बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से जो प्लास्टिक बैग होगा उसकी थिकनेस वुड बी मिनिमम ऑफ 120 माइक्रोन्स। सो प्लास्टिक की थिकनेस को अपन माइक्रोन्स में मेजर करते हैं एंड उसकी मिनिमम थिकनेस शुड बी 120 माइक्रोन्स एज पर दिस 2021 रूल्स ओनली। एंड 1 जनवरी 2023 से अपन ने ये भी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। सो 2 इंपॉर्टेंट जो एक्ट इंडिया ने करे हैं, एक तो 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इनको 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया है, विच मींस अपन ने कंप्लीटली बैन नहीं करा है सिंगल यूज प्लास्टिक को भी, सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरीज को बैन करा है। सेकेंड इज 1 जनवरी 2023 से हमने प्लास्टिक बैग की थिकनेस को भी फिक्स कर दिया, विच इज एटलीस्ट ऑफ 120 माइक्रोन्स, उससे ऊपर की ही थिकनेस होनी चाहिए। सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मूव ऑन करते हैं। सो अगेन इस आर्टिकल को भी अपन या इस न्यूज को भी अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, बट जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए, तो यूके और रवांडा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एंड इस एग्रीमेंट को अगर अपन समझे तो क्या है, सो यूनाइटेड किंगडम जो कहता है कि आई एम अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि अगर मेरे पास कोई रेफ्यूजी आता है, हु इज अ रेफ्यूजी, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे शरणार्थी, कि कोई पर्सन जो अपनी खुद की कंट्री में जिसके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो सकता है या उसकी जान को खतरा है, तो वो हो सकता है असाइलम मांगने के लिए या रेफ्यूज मांगने के लिए, शरण मांगने के लिए आपकी कंट्री में आए। तो यूके क्या कहता है कि मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट मैं आपको ये कर सकता हूं कि मैं आपको थर्ड कंट्री में भेज सकता हूं जहां आपको जान का खतरा नहीं होगा। सो यूके और रवांडा ने एक एग्रीमेंट साइन करा एंड कई लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इनका एक ऐसा ही एग्रीमेंट चल रहा था। इस एग्रीमेंट के अंदर यूके क्या करेगा कि यूके के अंदर जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, या तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगली एंटर करे थे यूके अंदर में, या फिर लीगली आए थे बट उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, या फिर दे एग्री टू बी डिपोर्टेड,
यूके के अंदर या तो इलीगली एंटर करे थे और या फिर वो डिपोर्ट होने के लिए एग्री करते हैं, तो उन माइग्रेंट्स को आप रवांडा में ट्रांसफर कर सकते हो, आप उनको रवांडा सेंड कर सकते हो। एंड रवांडा ने उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए एग्री कर दिया है एंड उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसा। तो रवांडा को यूके क्या देगा? मॉनेटरी कंपनसेशन देगा, मनी हेल्प देगा फॉर डेवलपमेंट, मनी देगा फॉर डेवलपमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर अपने रेफ्यूजीज को सेंड कर सकता है? तो उसका अगर हम लीगल के अंदर या लॉ के अंदर आंसर देखें तो हमें देखना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज जो एक 1951 का कन्वेंशन है। इसके साथ ही प्रोटोकॉल भी अटैच्ड है, प्रोटोकॉल भी अटैच है ऑफ 1967। प्रोटोकॉल ऑफ 1967 इज ऑल्सो अटैच्ड टू इट। यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज क्या कहता है? ये एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट की बात करता है, विच इज कि अगर आपके पास कोई असाइलम सीकर आए, कोई असाइलम सीकर आए तो आपको उसको असाइलम या उसको आपको शरण देनी ही पड़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट विच हैज बीन गिवन इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड प्रोटोकॉल। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यूके जो है वो इसका सिग्नेटरी है, यूके ने इसको साइन करा हुआ है एंड दैट्स व्हाई यूके इज बाउंड बाय इट। इंटरेस्टिंगली वन थिंग विच यू शुड नो इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है। इंडिया हैज नॉट साइंड इट, रिमेंबर दिस, नॉट साइंड द रेफ्यूजी प्रोटोकॉल। रेफ्यूजी कन्वेंशन भी साइन नहीं किया, ना ही प्रोटोकॉल साइन किया इसका, ठीक है, बट यूके ने साइन करा है, मतलब यूके को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर में कि जो रेफ्यूजी प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि आपको शरण देनी पड़ेगी या फिर आपको वापस उस कंट्री में नहीं सेंड करना है। ये कहीं पर भी मना ये नहीं करता है कि मैं उसको थर्ड कंट्री के अंदर सेटल करूं या नहीं करूं। सो एक्चुअल में यूके यहां पे शायद जो लूप होल है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसको थर्ड कंट्री में भेज रहा है जहां पे प्रोबेबली वो सेटल डाउन हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज दिस पर्टिकुलर न्यूज, आई विल एक्सपेक्ट कि आप इसको भी रीड करिए। उसके अलावा आपको एक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि रवांडा का प्रेसिडेंट कौन है। सो इट्स प्रेसिडेंट इज पॉल कगामे, हिज नेम इज पॉल कगामे। पॉल कगामे इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। मूव ऑन करते हैं। सो अगेन एक और जो न्यूज में आ रहा है, एडवर्टाइजर्स शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन बिफोर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। सो अगर आपको पता हो कि अभी कुछ टाइम पहले पतंजलि का केस आया था, पतंजलि का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का केस, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर केस? सो पतंजलि ने ड्यूरिंग कोविड एंड अदरवाइज ऑल्सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करे थे कि उसकी जो मेडिसिन है, उसकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो पर्टिकुलर डिजीजेस को और इलनेस को क्योर कर सकती है, इट कैन क्योर कर। अब प्रॉब्लम कहां आती है? देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट नोन एज ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज, ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ये एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट नोन एज ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। एंड ये एक्ट बेसिकली क्या कहता है कि इसमें एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल का मतलब होता है अटैच लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर कुछ डिजीजेस की लिस्ट है, कुछ डिजीज और इलनेस की लिस्ट है, डिजीज और इलनेस की लिस्ट है जो एक्चुअल में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है क्योर करने की। यू कैन नॉट क्लेम नहीं कर सकते हो, नो क्लेम फॉर क्योर। अब इसमें अगर मैं पतंजलि के फेवर में एक चीज बोलूं तो एक प्रॉब्लम इस एक्ट की क्या है कि ये 1954 में बना था और ये शेड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप डायबिटीज को क्योर करने का या फिर ब्लाइंडनेस को क्योर करने का क्लेम नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं और आज के टाइम में फुल्ली क्योर नहीं, बट कहीं ना कहीं इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो एक चीज तो है कि इसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। हाउएवर जो पतंजलि ने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लेम करा कि हमारी मेडिसिन या डिजीज इलनेस इसको क्योर कर सकती है, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है। दैट इज नॉट इवन साइंटिफिकली प्रूवन। सो ऑल दो ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट तो ये भी नहीं कहता कि अगर साइंटिफिकली प्रूव भी हो जाएगा तो भी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि इन पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए, इन पर्टिकुलर इलनेसेस के लिए आप क्योर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते हो।
ओके, सो ये है इसका बैकग्राउंड। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई चीज बोली है? सो आई होप यू नो कि इसके बाद रामदेव ने और बालकृष्णन ने, जो इनके सीईओ हैं पतंजलि के, इन्होंने पर्सनली आके अपॉलॉजी करी थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या करा है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स मतलब कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन कोई चीज का ऐड करते हैं तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है कि जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं या जो प्रोडक्ट मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं उसको मैं सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूं कि आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई एम ओके विद द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई एम ओके विद द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट और मैं कोई फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे एक और इसके अंदर क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिकॉज कोई भी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऐसे ना कर दे, एंड सेलिब्रिटी के अंदर अमिताभ बच्चन ही नहीं, जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो इफ यू नो दिस कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है इस टाइम, इनका मार्केट भी बहुत बड़ा है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो रेदर देन एक बड़े सेलिब्रिटी को अप्रोच करने की बजाय उन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं जो एक्चुअल में जिनका कंटेंट जो है उनके सेक्टर से डील करता है। सो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उन्होंने एडवाइस करा है कि सारे एडवर्टाइजर्स को सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूं, इट इज नॉट अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इट इज नॉट अ डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। तो ये होने से क्या हो जाएगा कि कोई भी एडवर्टाइज करने से पहले एक बार एटलीस्ट गो थ्रू करेगा कि वो किस चीज को एडवर्टाइज कर रहा है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज आई है, अगेन उसी से ही कंटिन्यू करती हुई, अगेन हेल्थ से रिलेटेड ही न्यूज है। सो इफ यू मे नो, सिंगापुर और हांगकांग ने, सिंगापुर एंड हांगकांग ने स्पाइसेस के जो आपके पैकेट से वेरी गुड ब्रांड्स, वेरी नेम ब्रांड्स जैसे आपके एमडीएच और एवरेस्ट, उनके स्पाइसेस के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज उन प्रोडक्ट्स के अंदर देयर वाज हाई अमाउंट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, high amount of ethylene oxide, which is a carcinogenic chemical. It's a carcinogenic. What is carcinogenic? It is cancer causing. Carcinogenic का मतलब होता है कैंसर causing. और it is used for sterilization. So ऐसा नहीं है कि स्पाइस एंड हाउस में ये होता नहीं है, होता है बट इसकी क्वांटिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। So because of this, हांगकांग और सिंगापुर ने इनके पैकेट्स को रिटर्न कर दिया था। अभी अभी क्या हुआ है, जो आपकी फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, आपकी जो फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी अभी स्पाइसेस और हर्ब्स के अंदर पेस्टिसाइड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करा है। सो अर्लियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्लियर इट वाज 0.01 मिलीग्राम पर केजी। पहले जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो पेस्टिसाइड बच गया, उसकी लिमिट थी 0.01 मिलीग्राम पर केजी, एंड अब ये इंक्रीज हो गई है 0.1 ग्राम पर केजी, 0.1 ग्राम पर केजी। एंड ऐसा नहीं है कि ऑल्दो इट्स अ 10-fold इंक्रीज, बट ऐसा नहीं है, ये क्या बता रही है यहां पे, विल हाई डिफॉल्ट लिमिट फॉर पेस्टिसाइड इन स्पाइसेस इंपैक्ट योर हेल्थ, एंड द आंसर इज नो, इट वोंट, बिकॉज 0.1 ग्राम पर केजी इज ऑल्सो वेरी लो। दिस इज ऑल्सो वेरी लो लिमिट। 0.1 ग्राम पर केजी या इससे कम की अमाउंट एक्चुअल में आप जो टेस्ट करते हो उसके अंदर में आइडेंटिफाई भी नहीं होती है। सो दिस मीन्स कि दिस इज ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट योर हेल्थ। तो ये हो गया है बेसिकली, इसी के अंदर इसी के बारे में बात हुई है। और यहां पे एक डिफरेंट आपको एक चार्ट के अंदर बताया हुआ है कि यहां पे आपका कॉडेक्स MRL है। कॉडेक्स जो है बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सो कॉडेक्स आप कहीं पे पढ़ो, इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स। सो यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। कॉडेक्स का एक्चुअली दीज आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स जो WHO और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं, एंड उससे आप कंपेयर करोगे तो इंडिया के अंदर जितनी भी चीजों के ऊपर लिमिट है, इट इज वे लोअर। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका ब्यूटानिल करके पेस्टिसाइड है, जो आपका चिली और ड्राइड चिली में मिलता है, इट इज 20 मिलीग्राम इंटरनेशनल लिमिट, एंड इंडिया की लिमिट क्या है, मैक्सिमम ऑफ 2 मिलीग्राम, which means we have a much lower milligram limit. So as of now you should be happy कि जो अभी भी जो increase भी हुआ है, this is also not harmful to you, but you should remember this कि जो pesticide और हब का pesticide residue limit है, it has been increased from 0.01 milligram per kg to 0.1 gram per kg now.
So class, that's it from my side for today. I hope to see you in the next class with the new set of news from that day Hindu newspaper as well as the Indian Express. So thank you and have a very nice day from my side.